गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब कोई स्वस्थ होंगे। डोजुमी सिविल इंजीनियरिंग कोर्स में आपका स्वागत है। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आप दिलचस्पी रखते हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे पहले हम लोगों का 4 क्लास हो चुका था, इरिगेशन, बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट और हाईवे का क्लास हुआ था। आज का क्लास जो है ये बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में है। आज ये 5th क्लास है। आज हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे और आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आता हो तो आप वीडियो पॉज कीजिए और आपका आंसर जो है कमेंट करके लिखिए। इससे आपको क्या होगा, एक ऑन बोर्ड आपका मॉक भी हो जाएगा और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम लोग तो जानते ही चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, द रॉक व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट ए कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस, हाइपरबेसल रॉक, प्लूटोनिक, वॉल्केनिक या मेटामॉर्फिक। अगर आपको आंसर पता हो तो वीडियो पॉज कीजिए, अगर आंसर पता है तो वीडियो पॉज कीजिए और आप आंसर लिखिए। हाँ, क्वेश्चन मार्क अब जरूर दीजिएगा, अवश्य क्वेश्चन मार्क आप दीजिएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 फिर उसका आंसर लिखिए आप। देखिए रॉक का जो फॉर्मेशन है, पत्थर का जो फॉर्मेशन है, ये बहुत हिस्से में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं और केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रॉक बेसिकली 3 प्रकार का होता है, इग्नियस, सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, यानी कि जब ये पृथ्वी बन रहा था तब एक चट्टान का पूरा गोला था ये। ठीक है, उसके बाद हेवी बम्बार्डमेंट, बहुत सारा कुछ थ्योरी है, उसके बाद हम लोग जनरल स्टडीज क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप इतना समझ लीजिए, सबसे पहले जो रॉक फॉर्मेशन था पूरा एक चट्टान का मतलब था, एक गोला था बोल सकते हैं, तो वो पहला इग्नियस रॉक था। उससे पहले तो एकदम पूरा मैग्मा था, लावा या मैग्मा का समूह था, धूल का समूह था, कण का समूह था, तो बहुत सारा चीजें था उसमें, हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली जो पहला रॉक था वो इग्नियस रॉक था, यानी कि लावा या मैग्मा जो है वो ठंडा होके, कूलिंग होके फिर जो पहला जो पत्थर बना वो था इग्नियस रॉक। ठीक है, उसके बाद उसमें बहुत सारा वेदरिंग इफेक्ट होता गया, मिलियन साल मतलब मिलियन ईयर, लाखों करोड़ों साल में उसमें वेदरिंग इफेक्ट होता गया, बारिश, धूप, वेदरिंग इफेक्ट के कारण उसका ऊपर का जो लेयर है धीरे धीरे वो हटता गया, और चाहे वो विंड एक्शन से हो या फिर वाटर एक्शन से हो, एक जगह से दूसरी जगह में वो शिफ्ट हो गया, वो जो इग्नियस रॉक का पार्टिकल था ऊपर का लेयर, और वहां पे जाके वो धीरे धीरे सेटल होना शुरू हुआ। और एक के बाद एक लेयर जैसे सेटल होगा तो नीचे वाला लेयर पे क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, हीट बढ़ रहा है, तो फिर एक वो सेडिमेंटेशन मटेरियल जो था इग्नियस रॉक का, जो कि कैरी फॉरवर्ड हुआ था सामने, फिर वो एक नया रॉक का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है सेडिमेंटरी रॉक। और यही सेडिमेंटरी रॉक के ऊपर अगर ज्यादा बहुत फिर लाखों साल भर ये फिर और हीट, इंटेंस हीट और प्रेशर का मतलब रेजिस्ट किया, फिर दूसरा एक तीसरा रॉक में ये फॉर्मेशन हो गया जिसका नाम है मेटामॉर्फिक। तो पहला फॉर्मेशन है इग्नियस, फिर दूसरा है सेडिमेंटरी, फिर मेटामॉर्फिक। आज के डेट पे अगर बात किया जाए, बहुत सारे यूट्यूब में भी देख पाइएगा, बहुत जगह अभी भी मैग्मा इरप्शन, लावा इरप्शन होता है, बहुत जगह वोल्केनो, ज्यादातर अफ्रीका में सुनने में आता है कि वोल्केनो इरप्शन हो गया। तो आप इतना जान लीजिए, लावा जो कि बाहर आ गया, इरप्शन हो गया, इरप्टेड जो लावा है, मैग्मा जो है, कूलिंग होने के बाद जो सबसे पहला जो रॉक बनता है, जो रॉक फॉर्मेशन होता है, उसका नाम है इग्नियस रॉक। अब ये रॉक फॉर्मेशन इग्नियस रॉक भी 3 प्रकार का होता है। क्या क्या? एक है वॉल्केनिक। अब देखिए, मतलब बेसिकली आप ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है इंट्रूसिव, एक होता है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव यानी कि जो अंदर ही हो गया ठंडा, मतलब अब फोड़ा जैसा मामला है, बहुत सारा होता है ना कि फोड़ा उड़ जाता है, फिर पूरा कचरा बाहर नहीं आता, अंदर बहुत सारा कुछ फंस कर रह जाता है। फिर तो अगर वो पूरा मैग्मा बाहर नहीं आया, अंदर ही कुछ मतलब रह गया मैग्मा का हिस्सा, ब्लॉकेज की वजह से या प्रेशर कम हो जाने की वजह से, हीट कम हो जाने की वजह से अगर अंदर ही वो रह गया, वो धीरे धीरे बहुत सालों में धीरे धीरे ठंडा होना, मतलब ठंडा हो गया फिर वो, और एक दूसरा रॉक का फॉर्मेशन हुआ, तो इंट्रूसिव, अंदर ही जो हो गया उसको बोलेंगे इंट्रूसिव रॉक। और जो बाहर आ गया मैग्मा,
वो तो नेचर मतलब वेदर के कांटेक्ट में आते ही, एयर के कांटेक्ट में आते ही तुरंत ठंडा हो जाएगा, फिर वो उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक यानी कि जो अंदर ही हो गया, इंट्रूसिव रॉक दो प्रकार का होता है, एक है प्लूटोनिक, दूसरा है हाइपरबेसल। प्लूटोनिक और हाइपरबेसल। और एक्सट्रूसिव रॉक जो है वो एक ही प्रकार का है, वॉल्केनिक कहते हैं उसको। अब इंट्रूसिव में जो दो प्रकार का था, प्लूटोनिक था और हाइपरबेसल था। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। प्लूटोनिक यानी कि जो एकदम नीचे है, बहुत गहराई में है जो एकदम, उसको बोलेंगे प्लूटोनिक। प्लूटोनिक का एग्जांपल क्या है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आप लोग यूज करते हैं। ग्रेनाइट एक प्रकार का प्लूटोनिक रॉक है। उसके ऊपर यानी कि जमीन से जस्ट नीचे ही, ऊपर नहीं आया मैग्मा, वो लावा ऊपर बाहर नहीं आया, लेकिन वो अंदर ही ठंडा हो गया सैलो डेप्थ में, यानी कि कम डेप्थ में वो ठंडा हो गया, उसको बोलेंगे हाइपरबेसल। हाइपरबेसल का एग्जांपल है डोलोमाइट। और जो बाहर आके ठंडा हुआ फिर मैग्मा, उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव रॉक। और एक्सट्रूसिव रॉक एक ही प्रकार का है जो कि है वॉल्केनिक, यानी कि वॉल्केनो से आया है वॉल्केनिक। उसका एग्जांपल है बेसल्ट। तो इग्नियस रॉक यानी कि जो मैग्मा से ठंडा होकर जो बन रहा है उसको बोलेंगे इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक तीन प्रकार का है, बेसिकली दो प्रकार का है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव यानी कि जो अंदर ही ठंडा होकर बन रहा है पत्थर, एक्सट्रूसिव यानी कि जो बाहर आकर ठंडा हो रहा है। इंट्रूसिव में भी दो प्रकार का हो गया, एक हो गया मेरा प्लूटोनिक, दूसरा हो गया हाइपरबेसल। प्लूटोनिक यानी कि एकदम कंसिडरेबल डेप्थ में, यानी कि बहुत नीचे जो ठंडा होकर धीरे धीरे फाइन ग्रेन एकदम बना धीरे धीरे, वो उसको बोलेंगे प्लूटोनिक। जो थोड़ा कंसिडरेबल मतलब थोड़ा सैलो डेप्थ में, कम डेप्थ में थोड़ा सा जो ठंडा हुआ, बाहर नहीं आया लेकिन अंदर ही ठंडा हुआ, उसको बोलेंगे हाइपरबेसल, जो कि डोलोमाइट है। और बाहर आके जो ठंडा हुआ पत्थर बना, फिर उसको बोलेंगे वॉल्केनिक रॉक। वॉल्केनिक रॉक का एग्जांपल है बेसल्ट। ठीक है। सेडिमेंटरी हमने आपको बताया अभी, सेडिमेंटरी यानी कि इग्नियस रॉक के ऊपर ही वेदरिंग इफेक्ट हुआ, बारिश हुआ, धूप हुआ, बहुत सारा चीजों के होने के बाद धीरे धीरे एक के बाद एक लेयर वो घिसता गया, धीरे धीरे एक के बाद एक लेयर धीरे धीरे कोरोटेड होता गया, और वेदरिंग इफेक्ट की वजह से दूसरा जगह जाके वो शिफ्ट हुआ। वहां पे धीरे धीरे शिफ्टिंग के बाद एक लेयर जम के फिर वो दूसरा रॉक में फॉर्मेशन हुआ, उसको बोलेंगे सेडिमेंटरी। सेडिमेंटरी रॉक का एग्जाम्पल है आपका क्ले स्टोन है, लाइम स्टोन है, ये सेडिमेंटरी रॉक हो गया। अगर आप गांव में रहते होंगे, गांव में देखिएगा क्ले स्टोन, गांव में तालाब में या फिर नदी में अगर आप नहाने जाइएगा तो देखिएगा वहां पे एक नीचे बहुत ही नाजुक एक पत्थर होता है, थोड़ा सा मतलब चोट मारने में वो टूट जाता है, फिर वो बहुत ही नाजुक होता है, मतलब थोड़ा सा आपको लगेगा, देख के लगेगा कि क्ले ही थोड़ा सा जम गया है, वो है क्ले स्टोन। ठीक है। फिर उसका फॉर्मेशन क्या है? मेटामॉर्फिक। क्ले स्टोन का है स्लेट, ठीक है, लाइम स्टोन का है मार्बल, मेटामॉर्फिक। स्लेट में तो आप लोग लिखे ही होंगे बचपन में, हम लोग तो भाई 90s का हैं तो हम लोग तो लिखे ही हैं स्लेट में। ठीक है, ये हो गया आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन प्रकार का है, इसमें भी एक होता है स्ट्रेटिफाइड, दूसरा है अनस्ट्रेटिफाइड, तीसरा है फॉलिएटेड। स्ट्रेटिफाइड यानी कि आप नाम से समझिए, स्ट्रेटिफाइड एक के बाद एक लेयरिंग होता गया। स्ट्रेटिफाइड बेसिकली सेडिमेंटरी रॉक है। स्ट्रेटिफाइड यानी कि एक के बाद एक लेयर, फिजिकली क्लासिफिकेशन है ये, एक के बाद एक लेयर धीरे धीरे सेडिमेंट हुआ और वो फॉर्मेशन हुआ। वहां पे आप पूरा लेयर डिवीजन देख पाइएगा, एक एक लेयर बेड, एक एक आप रॉक बेड आप देख पाइएगा कि एक के बाद एक लेयर है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, एक के बाद एक लेयर धीरे धीरे सेटल हुआ, इसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड रॉक। आप एक के बाद एक बेड को हटा सकते हैं इसमें। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक क्या है? बेसिकली इग्नियस रॉक जो है वो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है। ये इसमें कोई आपका लेयर नहीं दिखेगा, एक पूरा होल बॉडी है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। ठीक है, जैसे कि इग्नियस रॉक। तीसरा क्या है? फॉलिएटेड। फॉलिएटेड बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक में देखा गया है, मतलब इसमें आपको लेयर तो दिखेगा लेकिन एक लेयर से दूसरा लेयर इतना इंटेंस हीट और प्रेशर के कारण इतना मतलब कोलैप्स कर चुका है कि उसमें आप लेयर डिवीजन नहीं कर पाइएगा। कहीं कहीं जगह पे आप एंगुलर डिवीजन कर सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप कर सकते हैं, देख सकते हैं एंगुलर में वो अलग हो सकता है, लेकिन उसमें लेयर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप अलग नहीं कर पाइएगा फॉलिएटेड स्ट्रक्चर में। तो जियोलॉजिकल में तीन है, इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक। इग्नियस में आपका दो है, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव में दो है, प्लूटोनिक, हाइपरबेसियल, और एक्सट्रूसिव में एक है वॉल्केनिक। हो गया क्लियर? दूसरा आ गया है हम फिजिकल स्ट्रक्चर में। फिजिकल में आपका है स्ट्रेटिफाइड सेडिमेंटरी रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड इग्नियस रॉक, और फॉलिएटेड रॉक जो कि मेटामॉर्फिक में देखा गया है। ठीक है, ये हो गया आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन।
तीसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, एक हो गया आर्गिलेसियस रॉक, दूसरा है कैलकेरियस रॉक, तीसरा है आपका सिलिसियस रॉक। ठीक है, आर्गिलेसियस यानी कि यहां पे मैक्सिमम ये वाला रॉक जो है इसका मेन कंपोनेंट क्ले है, क्ले, जैसे कि क्ले स्टोन, क्ले स्टोन से फिर स्लेट, सेल, ये सब जो है ये आर्गिलेसियस रॉक है। कैलकेरियस रॉक के हम नाम से समझ रहे होंगे, कैलकेरियस कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा यहां पे, जैसे कि लाइमस्टोन, जैसे कि मार्बल, कैलकेरियस रॉक। सिलिसियस रॉक क्या है, यहां पे सिलिका रहेगा, जैसे कि क्वार्ट्जाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये हो गया आपका सिलिसियस रॉक। तो ये तीन प्रकार है। आप डिटेल पूरा इस रॉक का जो सिस्टम है, इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटल, ये पूरा सिस्टम को आप समझ लीजिए। कहीं से भी क्वेश्चन, मतलब यहां से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आता है हर बार, कोई भी एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, पूरा होल स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आइए एकदम तोड़ फाड़ के निकल जाइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या था, द रॉक व्हिच आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट ए कंसिडरेबल डेप्थ, एक गहराई डेप्थ में वो बना है ठंडा होके, उसको क्या बोलेंगे, प्लूटोनिक रॉक बोलेंगे। अगर यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा क्या रहता है, द रॉक व्हिच आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट ए शैलो डेप्थ, कम डेप्थ में हुआ है, तब क्या बोलते हैं, हाइपरवेसियल रॉक। अगर क्वेश्चन रहता है कूलिंग ऑफ मैग्मा एट द अर्थ सरफेस, तब क्या बोलते हैं, वोल्केनिक रॉक बोलते हैं। तो आप समझ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू द सीमेंट इज प्रोवाइडेड बाय ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनेफेराइड या ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। अब देखिए, हम लोग पहला क्लास में शायद डिस्कशन किए थे, पहला या दूसरा क्लास में डिस्कशन किए थे सॉरी। देखिए, सीमेंट का स्ट्रेंथ के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है वो है बॉक्स कंपाउंड। बॉक्स कंपाउंड यानी कि ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। ठीक है, अब इसमें काम आप समझिए किसका कितना काम होता है। सबसे पहले ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट काम में आता है, C3A। जैसे ही आप वाटर ऐड किए सीमेंट के साथ, वो रिएक्शन करना शुरू हो गया, उसमें रिएक्शन शुरू हो गया उसमें। अब वो रिएक्शन होके मतलब सबसे जल्दी काम, मतलब जल्दी इसी को रहता है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट के, भाई हम काम निपटाए, घर निकले हम। C3A जैसे आप वाटर ऐड किए, ये तुरंत रिएक्शन होगा, वो 24 घंटे में अपना जितना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है इनिशियल स्टेज में वो करके वो घर में चला जाएगा वो फिर। और इतना जल्दी होता है इसलिए उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है। अगर क्वेश्चन ये रहा कि सब बॉक्स कंपाउंड का कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन करता है, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। जैसे ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट का काम खत्म हुआ, सेकेंड स्टेज में आया ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, C3S। इसका काम होता है 24 घंटे से लगभग 7 दिन तक। हीट ऑफ हाइड्रेशन उतना ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट जैसे ज्यादा भी नहीं होता है, लेकिन एकदम धीमा भी नहीं होता है, मीडियम में रहता है। स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे 7 दिन में प्रोवाइड करता है ये। नेक्स्ट आता है डाइकैल्शियम सिलिकेट, सबसे महत्वपूर्ण काम इसी का है, एकदम लीड रोल में है, सेनापति आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसका काम शुरू होता है 7 दिन बाद और चलता है लगभग साल भर। सबसे लो हीट ऑफ हाइड्रेशन है डाइकैल्शियम सिलिकेट का, सबसे कम। ठीक है, सबसे कम है C2S का, सबसे कम। तो ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। और ये डाइकैल्शियम सिलिकेट जब याद रखिए साल भर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है डाइकैल्शियम सिलिकेट। तो इनिशियल और टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड लगभग एक फिलर का काम करता है और ग्रेइश कलर लगभग देने पर प्रोवाइड करता है ये, और हीट ऑफ हाइड्रेशन में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है। बेसिकली 3 मटेरियल इंपॉर्टेंट है। आप यहां से क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, देखिए एक क्वेश्चन तो आ सकता है कि इनिशियल स्टेज में सब स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तब का आंसर क्या होगा, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। फाइनल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, डाइकैल्शियम सिलिकेट। इंटरमीडिएट स्टेज में रिस्पॉन्सिबल कौन है स्ट्रेंथ के लिए, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन करता है, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन करता है, डाइकैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, ग्रेइश कलर प्रोवाइड करने के लिए या फिर फिलर में कौन काम आता है, टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। तो एक ही बॉक्स कंपाउंड से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आ जाता है। पूरा चीज को समझ जाइएगा तो आराम से हो जाएगा। ठीक है तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए डाइकैल्शियम सिलिकेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3,
इफ द फर्नेस, हम बार बार बोल रहे हैं बाबू, आपका एक प्रकार का मॉक भी हो जाएगा। वैसे तो हर हफ्ता हम लोग मॉक चालू करेंगे, इसी 5 क्लास हो गया, जैसे ही परसों 7 क्लास हो जाएगा, 7 क्लास होने के बाद उसी दिन मॉक का लिंक नीचे दे देंगे। हर हफ्ता फ्री में आप मॉक टेस्ट दे पाइएगा, हर हफ्ता। 1 साल खुद को टाइम दीजिए, आप 1 साल ध्यान में पड़े कि नहीं हमको 1 साल में एकदम पूरा क्लियर करना है, ठीक है, हो जाएगा। हर वीक पे, पर वीक पे आपका टेस्ट होगा, मॉक होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, डोजोमी का वेबसाइट में जाके आप दे पाइएगा, ठीक है। और वीडियो चलते चलते आप क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आएगा, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर लिखते चलिए, इसमें भी आपको टेस्ट हो जाएगा एक। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द फर्नेस इज प्रोवाइड विद इनसफिशिएंट फ्यूल द टाइप ऑफ पिग आयरन इज प्रोड्यूस्ड। पिग आयरन आप क्या है? पिग आयरन आप बोल सकते हैं एक प्रकार का रॉ आयरन है, यानी कि जो रॉ आयरन ओर जो होता है, फिर उसमें फर्नेस में उसको मेल्टिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा हाई कार्बन कंटेंट रहता है पिग आयरन में, फिर उसमें फर्निशिंग किया जाता है, उसमें बहुत सारा चीज़ें होता है। तो बेसिकली रॉ मेटल एक प्रकार का बोल सकते हैं कि आपकी ओर से निकलने के बाद जो है वो पिग आयरन है। अगर फ्यूल कम है फर्नेस में तो फिर ये व्हाइट या फोर्ज पिग बोलते हैं उसको। इनसफिशिएंट मतलब प्योर बर्न अगर नहीं हुआ बर्निंग उस इनसफिशिएंट फ्यूल के वजह से, तो उसको बोलेंगे व्हाइट और फोर्ज पिग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटलनेस ऑफ कोल्ड ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ। ब्रिटलनेस ऑफ कोल्ड ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ, ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी सिलिकॉन। देखिए ब्रिटलनेस क्या है, एक सबसे पहला वीडियो जो था डोजोमी का, वहां पे हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में डिस्कशन किए थे, वहां पे ब्रिटलनेस के बारे में शायद बताए थे। ब्रिटलनेस कोई भी मेटल का वो प्रॉपर्टी है जहां पे स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद उसमें कोई भी या लेस, बहुत कम या नेग्लिजिबल इलास्टिसिटी होता है विद जीरो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और उसमें क्रैक हो जाता है। यानी कि लगभग आप बचपन में इलास्टिक वाला पैंट पहनते होंगे या बच्चा लोगों को पहन देखे होंगे, वो पहले क्या होता है, बहुत ज्यादा वो इलास्टिक वाला पैंट क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइट रहता है, एकदम खींचिए फिर उसका अपना पोजीशन पे आ जाएगा, फिर खींचिए फिर अपना पोजीशन पे आ जाएगा। बहुत बार रबर बैंड भी वैसा होता है जो बाल में लड़की लोग बांधती है, बहुत बार खींचने के बाद एक पोजीशन पे देखिएगा ना, फिर छोड़ दीजिएगा, अपना प्रीवियस पोजीशन पे नहीं आएगा। यानी कि कोई भी मटेरियल का, लगभग ज्यादातर मटेरियल में लगभग 3 स्टेज देखा जाता है, इलास्टिक स्टेज, प्लास्टिक स्टेज, फ्रैक्चर पॉइंट। इलास्टिक स्टेज के अंदर एक लिमिट रहता है कि इतना लोड के अंदर उसका रेजिस्टेंस है, कि अगर कोई मटेरियल का, एक मान लीजिए एक स्टील का एक केबल है, उसका रेजिस्टेंस है 10 किलोन्यूटन, तो 10 किलोन्यूटन या 10 किलोन्यूटन आप लोड अप्लाई कीजिएगा तो हो सकता है 5 मीटर का केबल 5.2 मीटर हो जाए। और जैसे आप 10 किलोमीटर लोड को विथड्रॉल कर लीजिएगा, हटा लीजिएगा, वो अपना फिर 5 मीटर पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप 10 के जगह 15 किलोमीटर लोड दे दिए तो हो सकता है वो 5.2 के जगह 6.7 हो जाए, और लोड को हटा लेने के बाद वो अपना प्रीवियस जो 5 मीटर वाला पोजीशन था उस पर नहीं आया वापस, यानी कि वो प्लास्टिक स्टेज में चल गया, वो फिर उसमें वो इलास्टिसिटी नहीं बचा, प्लास्टिक स्टेज में चल गया। अब प्लास्टिक का भी एक पॉइंट होता है, प्लास्टिसिटी का भी, उसके बाद भी अगर आप दीजिएगा लोड तो वो फ्रैक्चर हो जाता है, फिर वो फ्रैक्चर पॉइंट होता है। लेकिन कुछ कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिसमें बहुत ही कम, या फिर आप बोल सकते हैं जीरो इलास्टिसिटी रहता है, और उस एक स्ट्रेस, एक रेजिस्टेंस के बाद वो टूट जाएगा, लेकिन वो मतलब उसमें कोई प्लास्टिसिटी या कोई डिफॉर्मेशन नहीं दिखेगा। जैसे आपका सिरामिक कप जो है, सिरामिक प्लेट है, सबसे ज्यादा उदाहरण है अच्छा बोन, हड्डी जो होता है, एक प्रकार का ब्रिटल मटेरियल है। अब कभी किसी को देखे हैं कोई गिर गया, उसका हाथ टेढ़ा हो गया हो? नहीं देखे होंगे, हाथ टूट जाता है, यानी कि ब्रिटल मटेरियल है, इसमें इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी नहीं है। ये वैसे ऐसा कभी नहीं देखे होंगे कि हाथ ऐसा टेढ़ा हो गया फिर उसको एकदम लेद में डाल के फिर उसको सीधा किया जा रहा है ठोक ठोक के, ऐसा कभी नहीं देखे होंगे आप, क्योंकि हड्डी यानी कि बोन जो है ये एक प्रकार का ब्रिटल मटेरियल है, ये टूट जाता है, इसमें इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी जीरो है लगभग, ठीक है। तो मटेरियल में अगर आप यहाँ एक ब्रिटलनेस हो गया, दूसरा है ब्रिटलनेस ड्यू टू कोल्ड या ड्यू टू हॉट। भाई क्या है चीज? तो देखिए मटेरियल में ऐसा बहुत बार देखा गया है कि कोई भी एक कंपोनेंट ज्यादा होने के बाद एक टेम्परेचर, लगभग मान के चलिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वहां पे तो ठीक है, लेकिन टेम्परेचर फॉल होने के बाद, टेम्परेचर घट जाने के बाद उसमें क्रैक आ जाता है फिर स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद, यानी कि टेम्परेचर के साथ उसका लेना देना है, ठंडे में ठंडा होने पे वो क्रैक कर जाता है। फिर
बहुत बार देखा गया गर्मी में फिर वो केस होता है। तो ब्रिटलनेस ड्यू टू कोल्ड यानी कि मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जहां पे टेम्परेचर कम होने की वजह से मटेरियल में क्रैक आ सकता है, स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, जो कि होता है फॉस्फोरस ज्यादा होने से। अगर मटेरियल एलॉय में अगर फॉस्फोरस ज्यादा हो गया तो वहां पे ब्रिटलनेस ड्यू टू कोल्ड होने का संभावना रहता है, टेम्परेचर घटने के बाद उसमें क्रैक दिखा जा सकता है। दूसरा है ब्रिटलनेस ड्यू टू हॉट। वेल्डिंग में ये एक प्रॉपर्टी है, अगर सल्फर ज्यादा रहा, मटेरियल में अगर सल्फर ज्यादा रहा तो जहां पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं फिर वो जगह जब कूल होगा ग्रैनुलर में थोड़ा थोड़ा माइक्रो क्रैक दिख सकता है, वहां पे वो सल्फर ज्यादा होने की वजह से हो सकता है। तो दो क्वेश्चन आ सकता है बाबू यहां पे, एक है ब्रिटलनेस ड्यू टू कोल्ड जिसके वजह से होता है फॉस्फोरस ज्यादा रहने की वजह से, एक होता है ब्रिटलनेस ड्यू टू हॉट जो कि सल्फर ज्यादा रहने की वजह से हो सकता है। क्लियर हो गया चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। wrought iron, question number 5, wrought iron contain carbon up to 1.5% to 5.5%, 0.1% to 0.25%, 0.5% to 0.7%, 5%, none of the above। तो हमेशा याद रखिए रॉट, दो क्वेश्चन आ सकता है, या तो रॉट आयरन पूछेगा नहीं तो कास्ट आयरन पूछेगा। रॉट आयरन अगर हुआ तो 0.1 से 0.25% कार्बन कंटेंट, 0.1% से 0.25%, और अगर कास्ट आयरन हुआ तो लगभग 2.5 से 4.5, थोड़ा बहुत इधर उधर बहुत बार देख, एक्सेप्शनल ऑलवेज देयर, ठीक है। तो या तो रॉट पूछेगा नहीं तो कास्ट पूछेगा। हाँ, ऐसा नहीं हम लिख के नहीं दे रहे हैं कि नहीं दूसरा कुछ नहीं पूछ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर आयरन में दो ही पूछता है, रॉट या कास्ट। तो रॉट आयरन में कार्बन कंटेंट है 0.1 से 0.25, कास्ट आयरन में है 2.5 से 4.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, केमिकली मार्बल इज नोन एज मेटामॉर्फिक, आर्गिलेसियस या कैल्केरियस या सिलिसियस। अब बताइए मार्बल में क्या रहता है, मार्बल आया किस चीज से है, मतलब मार्बल एक तो एक मेटामॉर्फिक रॉक है। मार्बल जो है आप घर पे जो मार्बल देते हैं, मार्बल फ्लोरिंग करते हैं, मार्बल का वो तो मेटामॉर्फिक है। मेटामॉर्फिक से पहले वो सेडिमेंटरी था, सेडिमेंटरी में क्या था, वो लाइमस्टोन था, लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम यानी कि कैल्केरियस रॉक, बात खत्म, ठीक है। अगर यहां पे बोला जाता कि केमिकली स्लेट इज नोन एज, स्लेट का अगर जिक्र होता तो स्लेट क्या है, मेटामॉर्फिक है, उसका सेडिमेंटरी फॉर्म क्या है, क्लेस्टोन से आया है, तो क्लेस्टोन जो है ये क्या है, आर्गिलेसियस रॉक है। तो कितना क्वेश्चन आ रहा है देखिए वहां से, ध्यान से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द कॉमनली यूज्ड लाइम इन व्हाइट वॉशिंग इज व्हाइट लाइम और फैट लाइम, हाइड्रेटेड लाइम या क्विक लाइम। देखिए व्हाइट वॉश के लिए कौन सा लाइम इस्तेमाल किया जाता है, रॉ जो लाइम है, लाइमस्टोन जो है, लाइमस्टोन को बर्न करने के बाद, जलाने के बाद जो लाइम बनता है उसको बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। क्विक लाइम में जैसे हम पानी ऐड किए वो बन गया स्लैक्ट लाइम, स्लैक्ट लाइम को हम खुले में रख दिए एटमॉस्फेयर में तो फिर वो एटमॉस्फेयर से कार्बोनिक एसिड जो है एब्जॉर्ब कर लिया और वो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रेटेड लाइम। हाइड्रेटेड लाइम हम लोग कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टर कर सकते हैं, मोटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया चीज। क्विक लाइम से क्या बनता है, सीमेंट में इस्तेमाल किया जाता है क्विक लाइम। फैट लाइम या व्हाइट लाइम कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, व्हाइट वॉश के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्योर व्हाइट कलर होता है व्हाइट लाइम या फैट लाइम का, तो इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग व्हाइट वॉश में। मोटर हम लोग एज ए मोटर हम लोग प्लास्टर भी कर सकते हैं इससे। तो व्हाइट वॉश के लिए है बेसिकली फैट लाइम या व्हाइट लाइम। अगर पूछा जाएगा कि प्लास्टरिंग के लिए और प्रेफरेबल फॉर प्लास्टरिंग और ब्रिक मोटर, तो वहां पे हो जाएगा हाइड्रेटेड लाइम। सीमेंट मेकिंग के लिए हो जाएगा क्विक लाइम, ठीक है। आप छोटा छोटा नोट बना लीजिए कौन सा पर्पस के लिए कौन सा लाइम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत आसान सवाल है, ये आपको पता होगा। ए गुड क्वालिटी स्टोन एब्जॉर्ब वाटर लेस देन, एक अच्छा गुड क्वालिटी का स्टोन जो हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे, कितना परसेंट से कम में पानी एब्जॉर्ब करना चाहिए, 5%, 10%, 15 या 20, बताइए। अगर 5% से कम वो वाटर एब्जॉर्ब किया, 5% से कम, लेस देन 5%, तो उसको गुड क्वालिटी स्टोन बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि 5% से ज्यादा किया तो हम उसको यूज नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन वो भी लिमिट है 10%। अगर कोई भी स्टोन
मोर देन 10% एब्जॉर्ब करता है वाटर, दैट स्टोन शुड बी रिजेक्टेड। ठीक है, स्टोन के लिए है 5%, फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए कितना था 20%, सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए कितना था 22%, थर्ड क्लास के लिए कितना था 24%। तो ये वाटर में ये कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, गुड क्वालिटी स्टोन लेस देन 5%, 10% ज्यादा होगा रिजेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्लास ब्रिक 20%, सेकेंड क्लास ब्रिक 22%, थर्ड क्लास 24%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट डिटरमाइंस क्वालिटी ऑफ फ्री लाइम, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इनिशियल सेटिंग या ऑल ऑफ द अबव। देखिए साउंडनेस टेस्ट है क्या, साउंडनेस चीज क्या है? साउंडनेस सीमेंट का वो प्रॉपर्टी है जो हार्ड होने के बाद वॉल्यूम में अपना प्रीवियस जो शेप था वो रिटेन कर पा रहा है कि नहीं, अपना जो आयतन है उसको रिटेन कर पा रहा है कि नहीं, उसको पकड़ के रख पा रहा है कि नहीं, आयतन में बढ़ तो नहीं जा रहा, सिकुड़ तो नहीं जा रहा। ये हम लोग चेक करते हैं साउंडनेस टेस्ट में। दो मेथड से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, ऑटोक्लेव या फिर लेच एटलियर एपैरेटस से। ठीक है, क्योंकि बेसिकली सीमेंट में 60 से 65%, बहुत बार 70% तक लाइम कंटेंट रहता है। मेन इंग्रेडिएंट जो है सीमेंट का वो है लाइम। तो हम लोग फ्री लाइम चेक करेंगे, क्योंकि लाइम परसेंटेज ज्यादा होने पे बहुत सारा उसमें चीजें चेंज हो सकता है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज चेंज हो सकता है। इसीलिए साउंडनेस टेस्ट में हम लोग चेक करते हैं फ्री लाइम, फ्री लाइम का क्वालिटी हम लोग चेक करते हैं और हम लोग पता लगाते हैं कि नहीं ये हार्ड होने के बाद स्वेल या श्रिंक नहीं होगा, वॉल्यूम में या आयतन में चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो साउंडनेस टेस्ट में हम लोग चेक करते हैं क्वालिटी ऑफ फ्री लाइम। क्वेश्चन नंबर 10, जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ जिंक, लीड एंड निकल, सॉरी जिंक, लेड एंड निकल। ऑप्शन बी कॉपर, निकल एंड जिंक, गोल्ड, ब्रास एंड कॉपर, ब्रास, सिल्वर एंड जिंक। अगर आपको आंसर पता है तो लिखिए। देखिए हाँ क्वेश्चन क्या था खुद ही भूल जा रहे हैं, देख रहे हैं। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर कॉपर, निकेल और जिंक का एक एलॉय है, जहां पे कॉपर रहता है 60%, निकल रहता है 20% और जिंक रहता है 20%, टोटल 100। तो जर्मन सिल्वर नाम क्या क्यों है? ना तो ये सिल्वर है, इसमें सिल्वर तो रहता नहीं है, तो जर्मन सिल्वर इसीलिए नाम है। एक तो जर्मन नाम है क्योंकि जर्मन एक मेटलर्जिस्ट ने ये एलॉय का इन्वेंशन किए थे, इस एलॉय का, तो इसीलिए उन्होंने जर्मन लगा दिया। और सिल्वर है क्योंकि उसका कलर सिल्वर है, सिल्वर कलर का है, इसीलिए जर्मन सिल्वर कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है, कहाँ पे यूज कर सकते हैं? इसका कोरोजन रेजिस्टेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम लोग मेरीन स्ट्रक्चर में, अंडर वाटर स्ट्रक्चर में हम लोग यूज कर सकते हैं, पानी का टंकी में या फिर प्लम्बिंग का वर्क में, जॉइंट में हम लोग यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कॉयल बना सकते हैं इससे। तो यह है जर्मन सिल्वर। बहुत बार प्रॉपर्टीज भी पूछा जाता है, कॉपर रहता है 60%, निकल 20 और जिंक 20, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर नहीं बताएंगे, आप खुद कमेंट कीजिए। हर एक को हम रिप्लाई करेंगे, अगर आपका आंसर सही है तो भी हम रिप्लाई करेंगे, अगर आपका आंसर गलत है तो हम बता देंगे तब कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 11, इफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 बैग ऑफ सीमेंट इज 30 लीटर। क्या बोल रहा है? एक बैग सीमेंट के लिए अगर 30 लीटर पानी का जरूरत है, द वाटर सीमेंट रेशियो इज, तब वाटर सीमेंट रेशियो कितना है उसका? 0.40, 0.50, 0.60 या फिर 0.75? कितना है? 0.40, 50, 60 या 75? बताइए, आंसर बताइए, जैसा होगा हम रिप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, ड्राई रॉट। ड्राई रॉट क्या है? ऑप्शन ए क्रैक्स द टिम्बर, रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर, रिड्यूस द टिम्बर ऑफ टू पाउडर, श्रिंक्स द टिम्बर। ड्राई रॉट है क्या? ड्राई रॉट एक प्रकार का लकड़ी में एक प्रकार का फंगस इन्फेक्शन बोल सकते हैं आप, फंगस अटैक कर देता है इसमें। क्यों करता है? अगर टिम्बर में 20% से ज्यादा मॉइस्चर रहेगा, टिम्बर में अगर 20% से ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, तब फंगस इन्फेक्शन वहां पे अटैक कर सकता है, फंगस अटैक हो सकता है और वो धीरे धीरे पूरा लकड़ी को खा जाता है, एकदम पाउडर बना देता है। फिर वो धीरे आप उसको लगा भी सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, जोक से पार्ट, तो रिड्यूस टू पाउडर कर देता है फिर वो। तो एक सवाल यहां पे आता है कि तो कितना मॉइस्चर कंटेंट ठीक है?
एकदम पूरा ही मॉइस्चर निकालेंगे, देखिए पूरा मॉइस्चर एकदम कंप्लीटली 0% अगर निकाल दीजिएगा फिर वो टिम्बर में क्रैक हो जाएगा, फिर वो सेल में जो एक बॉन्डिंग है वो नहीं रहेगा। मैक्सिमम 12%, 10 to 12%, 10 से 12% अगर मेरा वेल सेशन टिम्बर, ये क्राइटेरिया है, 12% अगर रहा तो वो गुड क्वालिटी टिम्बर हम बोल सकते हैं। 20% से ज़्यादा होगा तो ये सब होगा ड्राई रॉट वगैरह। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ड्राई रॉट क्यों होता है, 20% से ज़्यादा मॉइस्चर रहने से, 20% से ज़्यादा मॉइस्चर रहने की वजह से। डिजायरेबल क्या है, कितना होना चाहिए था, 10 से 12%। ठीक है, ड्राई रॉट क्या करता है, टिम्बर को पाउडर बना देता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, पिक अप द वॉल्केनिक रॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। वॉल्केनिक, ग्रेनाइट, डोलेराइट, बेसाल्ट, ऑल ऑफ द अबव। बताइए, ग्रेनाइट क्या था, एकदम प्लूटोनिक रॉक था, सबसे नीचे, फिर वो ठंडा होता है, एकदम इंट्रूसिव रॉक में आता है। फिर क्या है, हाइपरबेसियल में डोलेराइट, डोलेराइट, और एकदम वॉल्केनिक में क्या है जो बाहर आ गया, बेसाल्ट। तो बेसाल्ट एक प्रकार का वॉल्केनिक रॉक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, द स्टील यूज्ड इन आरसीसी वर्क, रॉट आयरन, हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील या स्टेनलेस स्टील। तो यूज बताइए, रॉट आयरन कहां पे इस्तेमाल होता है, रॉट आयरन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, रॉट आयरन से पाइप वगैरह बनाया जाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए पाइपिंग वगैरह बनाया जाता है रॉट आयरन से। ठीक है, बहुत सारा बर्तन वगैरह भी बनाया जाता है रॉट आयरन से। हाई कार्बन स्टील क्या होता है, हाई कार्बन स्टील कोरोजन बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है और बहुत ज्यादा टफ है, हार्ड है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से कोई काटने वाला चीज, एक मेटल को जो दूसरा मेटल को काटता है, मेटल काटने का जो आरी होता है, जिसको आरी बोलते हैं शायद, हाँ, मेटल काटने का जो औजार होता है वो सब बनता है हाई कार्बन स्टील से। छुरी, कैंची, ये सब हाई कार्बन स्टील से बनता है। माइल्ड स्टील क्या है, माइल्ड स्टील हम लोग यूज करते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर में, या फिर कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ, हाई कार्बन स्टील का एक और यूज है, गाड़ी का जो इंटीरियर जो फ्रेम है, मेन ढांचा जो है गाड़ी का, मेन बॉडी जो है गाड़ी का, वो बनता है हाई कार्बन स्टील से। एरोप्लेन का भी पार्ट्स मतलब बॉडी बनता है हाई कार्बन स्टील से। तीसरा जो मेरा है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील से बर्तन वगैरह बनाया जाता है, या फिर गाड़ी का ऊपर का जो खोल है वो बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील से। तो रॉट आयरन से पाइप वगैरह पानी ट्रांसफर करने के लिए बर्तन भी बनाया जाता है रॉट आयरन से। हाई कार्बन स्टील से कोई काटने वाला औजार, छुरी, कैंची या इनबिल्ट स्ट्रक्चर जो होता है गाड़ी का, ऑटोमोबाइल सेक्टर का, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ होता है इसीलिए। माइल्ड स्टील आरसीसी वर्क में यूज़ किया जाता है, या गाड़ी का ऊपर का ढांचा, एरोप्लेन वगैरह का ऊपर का खोल बनाने में काम आता है। स्टेनलेस स्टील से बर्तन वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, तो यह है यूजेस। क्वेश्चन नंबर 15, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मार्बल। बताइए, 2.72, 2.66, 2.50, 2.03 कितना है। मार्बल का है, हमेशा याद रखिए, 2.72, लाइमस्टोन का है 2.7, बेसाल्ट का है 2.7 से 2.8 के बीच में, ग्रेनाइट का है 2.7 से लगभग 2.9 तक जाता है। तो यही 3-4 है, आप नोट कर लीजिए रिपीट करके, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ये अभी बताए, ए स्टोन इज रिजेक्टेड इफ इट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 5%, 10%, 15 या 20। कितना परसेंट से ज्यादा होगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे, 10%। क्वेश्चन नंबर 17, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनिंग बॉक्साइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे ये किया जाता है, बॉक्साइट से, लाइमस्टोन, कंकर या जिप्सम। तो जिप्सम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक प्रकार का प्लास्टरिंग कोट है, एक एस्थेटिक व्यू के लिए एक कोटिंग, एज ए कोटिंग इस्तेमाल किया जाता है, कलरिंग पर्पस भी बोल सकते हैं उसको। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सेलरेटेड जिप्सम से, क्विक सेटिंग जिप्सम से, रॉ पाउडर से बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि जिप्सम ठोक दीजिएगा आंख बंद करके। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत आसान सा सवाल है। लाइमस्टोन्स आर जनरली नोन एज, लाइमस्टोन कैसा है, स्ट्रेटिफाइड रॉक, सेडिमेंटरी, एक्वस या ऑल ऑफ द अबव। तो लाइमस्टोन एक प्रकार का कौन सा रॉक है, सेडिमेंटरी रॉक है।
सेडिमेंटरी रॉक है और वो लेयर बाय लेयरिंग होता है, मतलब उसमें आप लेयर देख पाइएगा, एक के बाद एक लेयर को आप अलग कर पाइएगा, यानी कि स्ट्रैटिफाइड रॉक भी है। दूसरा क्या बोल रहा है, एक्वस। एक्वस यानी कि एक्वस रॉक किसको बोलेंगे, एक्वस रॉक वो प्रकार का सेडिमेंटरी रॉक है जो कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, वाटर की वजह से वाटर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो फॉर्मेशन हुआ है। तो लाइमस्टोन उसी प्रकार का है कि एक्वस है, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इसका भी आंसर नहीं बताएंगे, एक ही है लगभग। फॉर ए 50 kg सीमेंट बैग वाटर रिक्वायर्ड, 50 kg सीमेंट बैग में कितना वाटर रिक्वायर्ड है, 22.5 लीटर, 22.5 लीटर, ऑप्शन बी 23.5 लीटर, ऑप्शन सी 24.5 लीटर, ऑप्शन डी 25.5 लीटर। कितना है बताइए। तो एक क्वेश्चन नंबर 19 और आपका इधर क्वेश्चन नंबर 11 और 19 दोनों का आंसर आप कमेंट कीजिए, इंडिविजुअल सबको हम रिप्लाई करेंगे, सही आंसर भी बता देंगे और कमेंट में कोशिश कम से कम ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, लास्ट क्वेश्चन। द प्रेजेंस ऑफ सैंड इन ब्रिक अर्थ प्रिवेंट्स, मतलब सैंड क्या करता है, क्या प्रिवेंट करता है। ऑप्शन ए क्रैकिंग ऑफ ब्रिक, क्रैकिंग को प्रिवेंट करता है। ऑप्शन बी श्रिंकेज ऑफ ब्रिक, श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है। ऑप्शन सी वार्पिंग ऑफ ब्रिक, रैप कर जाता है जो, उसको प्रिवेंट करता है। नन ऑफ दिस। तो देखिए बेसिकली ब्रिक में दो प्रकार का मटेरियल का काम सबसे महत्वपूर्ण है। एक है आपका सिलिका जो कि सैंड के फॉर्म में रहता है, एक होता है एल्यूमिना जो कि क्ले के फॉर्म में रहता है। इसके अलावा आयरन ऑक्साइड और लाइम भी रहता है। तो अब इसमें हर एक का काम क्या क्या है। क्ले यानी कि एल्यूमिना जो कि क्ले के फॉर्म में रहता है, उसका काम है एज ए बाइंडिंग मटेरियल काम करना, जो कि सीमेंट काम करता है मोटर या कंक्रीट में, बाइंडिंग का काम करता है, एक शेप देने का काम, मतलब बाइंडिंग काम करता है, शेप एक रिटेन करता है। इसका काम है क्ले का यानी कि एल्यूमिना का। ज्यादा होने पे क्या हो सकता है, बिग पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, एकदम श्रिंक कर सकता है। ठीक है, सिलिका वहां पे काम पे आता है यानी कि सैंड, वो क्या करता है, एक एप्रोप्रिएट शेप प्रोवाइड करता है, एक वेल शेप प्रोवाइड करता है सिलिका। ज्यादा होने पे क्या हो सकता है, ब्रिटल हो सकता है, यानी कि आसानी से टूट जाएगा फिर ज्यादा सिलिका होगा तो। यानी कि आप सोचिए ना, बालू अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली टूट जाएगा ज्यादा। आयरन ऑक्साइड क्या करता है, आयरन ऑक्साइड जलने में, मतलब ब्रिक को जो बर्न किया जाता है, बर्निंग में हेल्प करता है फिर वो, और एक रेडिश कलर, एक रेड कलर प्रोवाइड करता है। लाइम क्या करता है, लाइम बर्निंग में काम आता है। तो ये रहा सारा काम। तो ब्रिक क्या करता है, जो रैप टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, एक अच्छा वेल शेप प्रोवाइड करता है सिलिका या फिर सैंड भी बोल सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक। आपका अगर कोई स्पेसिफिक चैप्टर में अगर कोई डाउट है कि सर उस चैप्टर से क्वेश्चन डिस्कशन किया जाए, तो आप मेल कर सकते हैं डोजुमी के मेल आईडी पे। ईमेल आईडी है support@dozumi.com, support@dozumi.com। हर दिन MCQ क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। फेसबुक पेज में हर दिन MCQ क्वेश्चन दिया जाता है। जो इंपॉर्टेंट लैब वीडियो है या इंपॉर्टेंट जानकारी है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, छोटा मोटा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है, वो इंस्टाग्राम में दिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम और फेसबुक का, आप ज़रूर जाके फॉलो कीजिए। आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप support@dozumi.com में मेल कीजिए, और हर हफ्ता मॉक टेस्ट ज़रूर अटेंड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक परसों से ऑन हो जाएगा। हर हफ्ता ज़रूर मॉक टेस्ट दीजिए। खुद का ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।